तो मैग्नेटिक फ्लक्स के ये 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है, बहुत रेयर है, मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं जब आपको डायग्राम दिया जाएगा जहां पर आप परपेंडिकुलर टू एरिया की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिन पाओगे। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसके ऊपर होंगे। अनसॉल्व पेपर अगर आपने देखा तो आपको दिखा भी होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला है, पहले ब्रैकेट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरे वाले ब्रैकेट में एरिया की वैल्यू और आगे कॉस थीटा। इसी को दोबारा लिखा गया ये बी ए कॉस थीटा। थीटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें थीटा आपको जो है 0 लगेगा लेकिन 0 नहीं होगा, तो बच के रहना उससे। तीसरा आपका ये है, तीसरा वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब आप देखेंगे कि कैपिटल बी आई जे के में दिया गया है, तो एरिया को एरिया वेक्टर बना करके लिखेंगे। इसके बाद में माइकल फैराडे ने क्या कहा? माइकल फैराडे ने जो कहा कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, लिखने का तरीका ये होगा डेल्टा फाई बी या फिर डी फाई बी। हमेशा वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज बनेगा तो करंट भी बनेगा। बनने वाली वोल्टेज को इंड्यूस वोल्टेज कहते हैं, बनने वाली करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। और रेट, अगर रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो लिखने का तरीका ही है। तो लॉ नंबर 1 कहता है कि जो इंड्यूस वोल्टेज है या जो इंड्यूस ईएमएफ है, क्योंकि वोल्टेज बैटरी के पास होती है, बैटरी के पास जो वोल्टेज है उसको क्या कहा था? ईएमएफ। तो यहां पर बिना बैटरी के जो वोल्टेज आ रही है उसको भी हम ईएमएफ कहना चाहते हैं। तो स्मॉल ई से लिखा जाए तो फैराडे ने कहा कि माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जिनको कैलकुलस पसंद होगी वो ऐसे लिखेंगे, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। नेगेटिव फैराडे नहीं लगाया था, नेगेटिव लेंज ने लगाया था, जो कि सही समय पे डिस्कस करके बता दिया जाएगा कि नेगेटिव क्यों लगाया गया। तो लॉ नंबर 1 आपका ये है। और लॉ नंबर 2 जो ये पूरी की पूरी फिनोमेना है, लॉ नंबर 2 कि अगर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो करंट बनेगा। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि किसको 1 कहना है किसको 2 कहना है। 2 बातें उन्होंने बताई, एक बात ये बताई, एक बात ये बताई। अगर आप इसको लॉ नंबर 1 कहते हो तो ये क्या बन जाएगा? लॉ नंबर 2। अगर आप इस पूरी बातचीत को लॉ नंबर 1 कहते हो, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा गया था, इसको लॉ नंबर 1 भी कहा गया था। तो जो स्टूडेंट्स लॉ नंबर 1 इसको कहेंगे वो इसको लॉ नंबर 2 कह देंगे, और जो इसको लॉ नंबर 1 कहेंगे वो इसको क्या कह देंगे? लॉ नंबर 2। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाला कि लॉ नंबर 1 लिखो या लॉ नंबर 2 लिखो। ऐसे आएगा क्वेश्चन, राइट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉज हैं, एक तो ये वाली बात और एक वो वाली बात। किसी भी तरीके से अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो वोल्टेज लेके रहोगे। मैं ये डायग्राम बना रहा था कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे अगर बीच का डिस्टेंस बदलेंगे तो इस काम से एरिया नहीं बदलेगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर ये लूप है और इसके साथ ये बल्ब अटैच किया गया है तो लूप का जो एरिया है वो नहीं बदलेगा, थीटा भी नहीं बदलेगा। देख सकते हो जो एरिया वेक्टर आप बनाओगे वो भी नहीं बदलेगा। यहाँ पे डिस्टेंस बदलने से बी बदल जाएगा, तो बी बदल जाएगा तो फ्लक्स बदल जाएगा और ये बल्ब ऑन हो जाएगा, जलने लगेगा। और सोच के देखो अगर हर समय यहां से इस बल्ब को हटा दें, अब यहां पर क्या होगा? अब केवल वोल्टेज होगा, करंट नहीं होगा। करंट तब आता है ना जब सर्किट बंद होता है। भाई अभी तो सर्किट बंद नहीं है, सर्किट कैसा खुला है, तो वोल्टेज आपका रहेगा, करंट नहीं होगा। तो इंड्यूस करंट जो है तभी बन पाएगा जब सर्किट क्लोज होगा। तो फैराडे ने जो बता दिया, जो सिखा दिया है, अब उसी को ले करके कुछ कमाल के डिस्कशन करने हैं। जरा देखिएगा पहला रिजल्ट क्या है। पहला रिजल्ट है कि हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के तरीके क्या होते हैं? बहुत सारी पैरेलल लाइंस बना दीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बट हमने यहाँ पर और स्मार्ट वर्क कर दिया। बहुत सारी पैरेलल लाइंस है लेकिन कैसे हैं? अंदर की ओर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो अंदर की ओर है।
और इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसकी ताकत है, वो B है। यहां पर एक कंडक्टिंग रॉड है, यहां पर एक कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है। और कंडक्टिंग रॉड को एक किनारे पर पिवोटेड किया गया, ये कंडक्टिंग रॉड है। हमने यहां पे इसको पिवोटेड कर दिया और फिर घुमा दिया लाइक दिस। ये देखिए, यहां से समझने से पिवोटेड मतलब किसी पॉइंट को फिक्स कर देना। ये कंडक्टिंग रॉड है, यहां पे मैंने पिवोटेड कर दिया है और ये देखो इसको घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। ये वाला पॉइंट आपका फिक्स है और ये वाला पॉइंट फ्री है, और रॉड को आप जो है मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं। अगर आप दोनों किनारों को टच करो ना तो आपको झटका लगेगा, शॉक लगेगा। और अगर टच करने का इरादा नहीं है तो क्या करो कि वायर से फिक्स पॉइंट और फ्री वाले पॉइंट को वायर से जोड़ के एक बल्ब लगा दो, तो ये बल्ब जलने लगेगा। बल्ब का जलना इस बात को प्रूफ करता है कि किनारों पर क्या पैदा हो चुकी है, वोल्टेज पैदा हो चुकी है। नहीं, करंट तो सर्किट में पैदा हुई है। अगर मैं फिक्स वाले पॉइंट को O लिख दूं और फ्री वाले पॉइंट को P लिख दूं तो किनारों पर वोल्टेज पैदा हुई है, क्योंकि अगर वोल्टेज होगी तभी करंट बनेगी। ये देखिए, ये प्लस पोटेंशियल है, माइनस पोटेंशियल है। अगर मैं यहां से एक बल्ब का कनेक्शन करूं तो तुरंत क्या मिलती है, करंट। और अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट बल्ब के साथ नहीं करना है तो एक ट्राई आप करिए कि ये रॉड कंडक्टिंग वाली जो है रोटेट कर रही है, आप जाकर के फिंगर से टच करके देखिए, आपको शॉक लगेगा, आपको झटका लगेगा। अगर याद हो किसी मूवी में ये सीन देखा हो, 100% देखा ही होगा कि आज भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। क्या करते हैं, स्टैंड पर साइकिल खड़ी कर दी और साइकिल की जो ये स्पोक्स होती हैं, ये स्पोक्स हैं, जो तीलियां हैं ये साइकिल की। अब साइकिल स्टैंड पर खड़ी हुई है और यहां मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। और वो साइकिल की पैडलिंग करके क्या करते हैं, पहिया घुमाते हैं, और पहिया घुमाते हैं तो ये सारी की सारी जो स्पोक्स हैं वो क्या होती हैं, घूमती हैं। बिल्कुल इसी तरीके की सिचुएशन आ गई, स्पोक्स घूम रही हैं। और इन दोनों पॉइंट का कनेक्शन जो है बैटरी से कर दिया जाता है, तो बैटरी क्या होती है, चार्ज होती रहती है, चार्ज होती रहती है, चार्ज होती रहती है। यस, ये उन जगहों की बात हो रही है जहां पर आज भी हम पूरे ओवरऑल अपने जो है यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर आज भी लाइट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है। तो पूरे मतलब फैमिली के सारे लोग जब भी वो खाली होंगे, स्टैंड पर क्या मतलब जो है एक व्हील है और वो स्टैंड पे लगा हुआ है, तो जो भी फैमिली का मेंबर खाली है अपना पैडलिंग किया और उसने जनरेट किया, वोल्टेज जनरेट किया, वो सारा का सारा वोल्टेज किस में ट्रांसफर हो गया, बैटरी में। बैटरी चार्ज हो गई, रात को उसको यूज करते हैं वो। बहुत सारी मूवी में भी ये सीन है अगर देखा हो तो। ओवरऑल चलो पॉइंट पर आते हैं, किनारों पर जो वोल्टेज पैदा हो रही है हमें उस वोल्टेज को निकालना है, और हमें यह भी डिस्कस करना है कि वो वोल्टेज क्यों बन रही है, ये भी पता लगाना है। कैसे निकलेगा भाई, क्योंकि अभी फैराडे ने बताया कि फ्लक्स अगर बदलेगा तभी वोल्टेज बनेगा। ध्यान देना, अभी टाइम 0 पर आपकी रॉड यहां पर है और dt समय बाद ये रॉड यहां पहुंच गई। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वोल्टेज क्यों बन रही है। dt समय बाद वो यहां से यहां पहुंची, dt समय लग गया। जब ये dt समय बाद वो यहां से वहां पहुंची, देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया कवर हुआ, ये एरिया कवर हुआ। तो मैं जरा इससे लिंक होने वाले फ्लक्स को निकालता हूं। फ्लक्स का फार्मूला है फाई इज इक्वल टू, पहले वाले ब्रैकेट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरे वाले ब्रैकेट में एरिया की वैल्यू और तीसरे वाले ब्रैकेट में कॉस थीटा।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल बी वैल्यू की है, तो यहाँ कैपिटल बी है। और अगर आपको ये फील आया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आना चाहिए, ध्यान देना। ये जो कैपिटल बी है वो यूनिफॉर्म है। कैसे पता चला यूनिफॉर्म है? जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होती है या जो बाहर की ओर होती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है, बदलती नहीं है। लेकिन देखो एरिया बदल रहा, क्या ख्याल है आपका? अभी थोड़ी देर बाद ये जो रॉड है वो यहां से यहां पहुंच जाएगी, तो क्या एरिया बदल जाएगा? मान लेते हैं ये वाला जो एरिया है वो डीए वैल्यू का है, तो यहां पर एरिया की वैल्यू हो गई डीए, और यहां से यहां तक रॉड जो है dt टाइम में गई है। थीटा बताइए, थीटा एरिया वेक्टर और कैपिटल बी के बीच बनने वाला एंगल। हर्ष बताओ क्या है? थीटा 0, यस 0। सारा पॉसिबल जो आंसर है वो 0 है और 180 है। देखिए एरिया ये बना है, ये एरिया बना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर आप अंदर भी ले सकते हैं और ऐसे भी तो ले सकते हैं, एरिया वेक्टर अपनी तरफ भी तो ले सकते हैं। तो यहां पर थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री है और या फिर कितनी है? 180 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, जो आपको अच्छा लगे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 0 लोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 180 लोगे तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैंने यहां पे 0 ले लिया। अब लगाइए अपना कॉमन सेंस। ये कैसा एरिया है? छोटा सा, तो ये फ्लक्स भी कैसा होगा? छोटा सा, तो ये d फाई। क्या इस लाइन से इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ ये एरिया कितना होगा? अगर सर्कल पूरा हो तो एरिया क्या होता है? अगर सर्कल पूरा हो जाए तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल अगर आधा हो तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। सर्कल अगर आधा का भी आधा हो जाए तो क्या है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। जरा इसको देखो भाई, इसको जरा देखिए, ये पूरा सर्कल नहीं है, ना ही आधा सर्कल है। इसको क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। वेरी गुड। तो इसको कहेंगे सेक्टर, इसको सेक्टर कहा जाएगा। सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला भी बता दो। ये सेक्टर बना, ये आपका सेक्टर बना, सर्कल का कुछ हिस्सा है, और सेक्टर का एरिया होता है, सेक्टर एरिया इज इक्वल टू, हाँ कुछ बता रहे हैं तो बताइए, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। और सही करो, देखो ये जो बता रहे हैं, हाँ अब सही किया इन्होंने, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो 360 लिखा है ना, इसको हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं। अभी देखो और कुछ भी सही करना है, अभी आया नहीं सही से। ये फार्मूला बताया था हर्ष ने, ये कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सेक्टर का एरिया, कुछ गड़बड़ है अभी भी, कुछ गड़बड़ है, सब गड़बड़ नहीं है। यहां पर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सभी लोग देखो, अगर तुमने यहां 360 लिया तो थीटा तुमको किस में लेना पड़ेगा? डिग्री में। लेकिन अगर आपने यहां पे 2 पाई ले लिया तो थीटा किस में लेना पड़ेगा? रेडियन में। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो सेक्टर के एरिया का जो फार्मूला आया वो कितना आ गया? हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा क्या है? सेक्टर ने सेंटर पर जो एंगल बनाया, ये हमारा सेक्टर है, और इसने यहां सेंटर पे जो एंगल बनाया वो थीटा। अगर मैं सेक्टर से यहां पर अपने मेन डायग्राम में, ये हमारा सेक्टर है
और ऐसा सोचें कि ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है ये डी थीटा है, क्योंकि छोटा है ना इसलिए, तो डी थीटा। तो यहां पर जो है क्या रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर देता हूं। एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए, लिखना नहीं है। ये थीटा दिखा देता हूं, आता हूं अपनी मेन पिक्चर पर। तो सेक्टर का एरिया चाहिए भैया, यहां पर एरिया लिखना है, तो डी फाई बी इज इक्वल टू कैपिटल बी। अब मुझे एरिया लिखना है, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऐसा सपोज कर लूं, ये जो रॉड है यहीं पर दिखा दूं, ओपी, जो रॉड ओपी है, अगर मैं कहूं इसकी लेंथ एल है, तो रेडियस का काम कौन करेगा, एल कर जाएगा, हाफ एल स्क्वायर। अरे यहां जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस किसके इक्वल होगा, रॉड की लेंथ के इक्वल होगा। तो रॉड की लेंथ अगर एल है तो सर्कल का रेडियस हो जाएगा एल। तो फार्मूले में आर का मतलब होता है रेडियस, जो कि मेरे इस क्वेश्चन में एल है, तो एल स्क्वायर हो गया। और थीटा, सेक्टर ने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो थीटा, तो इस वाली प्रॉब्लम में सेक्टर ने एंगल कितना बनाया, डी थीटा, तो यहां पे डी थीटा आ गया और cos 0 1 हो गया। संभल के रहना, ये वाला थीटा अलग है और ये वाला थीटा अलग है। ये वाला थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड कैपिटल बी है। यहां तक आ गया, दोनों तरफ dt dt से डिवाइड कर देते हैं टाइम से, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा था dt। तो dt इज इक्वल, सॉरी, डी फाई बी अपॉन में dt इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर और डी थीटा बाई डी टी। फैराडे के लॉज के हिसाब से चलें तो डी फाई बी अपॉन डी टी क्या बन गया, इंड्यूस ईएमएफ छोटा ई हाफ बी एल स्क्वायर। और अगर क्लास 11th याद हो तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा बराबर क्या होता था, डी थीटा बाई डी टी। तो ये डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा। आगे रिजल्ट हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप। फाइंड एक्सप्रेशन यानी कि फार्मूले का डेरिवेशन। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। if conducting rod is rotating in uniform magnetic field, is rotating in uniform magnetic field, ब्रैकेट में कैपिटल B, in uniform magnetic field ब्रैकेट में कैपिटल B, about its one point, about its one point, about its one point, नोट कर लीजिए। जो ये ओमेगा है दैट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। जब भी कोई चीज रोटेट करती है, घूमती है, उसके पास एक एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है घूमते समय जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ डी थीटा बना है अपॉन में टाइम डी टी। तो ये है आपका ओमेगा।